हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट पार्ट में हम अम्ल के बारे में बात कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है क्षार। हम बात कर रहे थे अर्नियस के अनुसार अम्ल व क्षार की डेफिनेशन, परिभाषाएं क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेसन 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और ऊपर आप कार्ड पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हो। जो कि ऊपर जो एक कार्ड दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके इजीली इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अर्नियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि अर्नियस के अनुसार जो क्षार होते हैं वो कहलाते क्या है, कि क्षार हम किसे कह सकते हैं। तो क्षार क्या होता है फ्रेंड्स, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं। ये अर्नियस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर जलीय विलयन में घुलकर, हमने पहले बात करी थी अम्ल के बारे में बात करी थी, तो जलीय विलयन में घुलकर ये क्या दे रहे थे, H+ आयन दे रहे थे। ठीक है, कि H+ आयन दिया था तो हमने इसको क्या कह दिया था, अम्ल। ठीक, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्षार के बारे में। तो जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में विलय करते हैं तो ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और ये किस में टूट जाता है, Na+ और OH-। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जिनको हम बेस बोल सकते हैं, क्षार, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, बेस। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार कहते हैं। अब ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स, एक तो प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। ठीक है फ्रेंड्स, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार किसे कहेंगे हम, कि जब किसी भी पदार्थ को जल में विलय करते हैं और वो पूरी तरह से आयनित होकर अधिक H+ आयन, मतलब मैंने पहले भी उदाहरण समझाया था कि जितने उसके अंदर जैसे 100 OH- आयन है और 100 के 100 वो हमें जलीय विलयन के अंदर हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार। मतलब जो अधिक OH- आयन देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार। और यदि कम OH- आयन देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि क्षार क्या कहलाते हैं। पहले तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH और Na+ OH-। ये भी दो कैटेगरी में, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी समझाया था, अम्ल में भी समझाया था और एक बार फिर कहूँगा कि इनकी परिभाषाएं, जो प्रबल क्षार दुर्बल क्षार जो होते हैं, इनकी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती। इनके सिर्फ क्या होते हैं, ये जो एग्जाम्पल जो होते हैं, इनके जो उदाहरण दिए होते हैं, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि प्रबल क्षार के उदाहरण बताइए, दुर्बल क्षार के उदाहरण बताइए। या फिर ये इस तरीके से दिए जा सकते हैं कि हमें, जैसे हम समय लिखित कीजिए इस प्रकार से, मैच द फॉलोइंग, एक तरीके से यहाँ पर आपको दे दिया, जैसे दुर्बल क्षार दे दिया, एसिटिक अम्ल दे दिया, मतलब अलग अलग प्रबल क्षार दे दिया और इस तरफ इनके फॉर्मूले लिख दिए, जैसे NaOH CH3COO। इस तरीके से इनके फॉर्मूले हमें दे दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है भाई मैच द फॉलोइंग। इनको हमें मैच करना रहता है कि कौन सा दुर्बल क्षार है, कौन सा प्रबल क्षार है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप इनकी परिभाषा भले ही आपको याद ना रहे, बहुत सिंपल सी वैसे तो, कि अधिक OH- देते हैं तो प्रबल क्षार, कम OH- देते हैं तो दुर्बल क्षार। मगर आप इनके उदाहरण जरूर याद रखना, उदाहरण वेरी वेरी मोस्ट। कि प्रबल क्षार के उदाहरण बताइए, तो वहाँ पर क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH और KOH। ये तो क्या है, प्रबल क्षार के उदाहरण है। और दुर्बल क्षार की अगर बात की जाए तो एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और एक अमोनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि प्रबल क्षार के उदाहरण बताइए, दुर्बल क्षार के उदाहरण बताइए। आप भी जब याद करो तो आप इसी तरीके से अपने फ्रेंड्स से आपस में एक दूसरे से सुनते हो, तो आप इसी तरीके से सुने कि प्रबल क्षार के उदाहरण कौन से होते हैं और दुर्बल क्षार के उदाहरण कौन से होते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद करना है। तो ये तो थी अर्नियस के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, एक शॉर्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जो अम्ल और क्षार की परिभाषा है जो है, ये 3 तरीके से, एक तो अर्नियस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, एक ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी, और दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या है,
ब्रोंस्टेड लोरिये और एक है लुईस। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन है, अर्नियस, ब्रोंस्टेड लोरी और लुईस। इन तीन के अकॉर्डिंग अम्ल व क्षार की परिभाषाएं बताई गई है। इनमें आपको कॉमन क्या याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट बात जो आपको याद रखनी है, अगर अर्नियस की बात की जाए तो हम बात करेंगे H+ और OH- के अकॉर्डिंग। भाई H+ आयन दे रहा है तो अम्ल, OH- आयन दे रहा है तो क्षार। और अगर ब्रोंस्टेड लोरी की बात की जाए तो इसकी बात होती है, ये बोलते हैं प्रोटॉन के आधार पर। ये किसके आधार पर है? प्रोटॉन। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रोटॉन का मतलब भी यहाँ पर क्या है? H+ आयन के आधार पर ही है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? एक तरीके से H+ आयन ही होता है। तो ब्रोंस्टेड लोरी की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो परिभाषा दी है अम्ल व क्षार की, वो किस आधार पर दी है? प्रोटॉन के आधार पर। और तीसरा है लुईस। लुईस ने अपनी जो परिभाषा दी है अम्ल व क्षार की, वो दी है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जब किसी पदार्थ में H+ और H- आयन नहीं देखे गए तो उन्होंने फिर प्रोटॉन के आधार पर डेफिनेशन दे दी, और जब ये प्रोटॉन नहीं देखा गया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषा दे दी गई। तो अब जैसे हम बात करते हैं सेकंड ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार कि अम्ल व क्षार की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना, इन्होंने अम्ल व क्षार की परिभाषा किस आधार पर दी है? तो मैंने पहले बता दिया, इन्होंने प्रोटॉन के आधार पर बताया। तो यहाँ पर यह संकल्पना ब्रोंस्टेड और TM लोरी द्वारा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इसकी इनके अकॉर्डिंग परिभाषा क्या थी? वे पदार्थ जो प्रोटॉन, मैंने कहा आपसे प्रोटॉन का मतलब क्या है? एक तरीके से H+ आयन को याद रखना है आपको। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरा, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस समीकरण से समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समीकरण के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा? जो प्रोटॉन, जैसे हमने यहाँ पर बोला आपसे, जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण में ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोटॉन से रिलेशन किसका है? H+ आयन से। ठीक है, इस चीज़ को समझना, यहाँ पर प्रोटॉन से रिलेशन किसका है? H+ आयन का। तो यहाँ पर जो H2O है, यहाँ पर जो जल है, ये क्या कर रहा है? एक प्रोटॉन का त्याग कर रहा है। ठीक है, प्रोटॉन का त्याग करके यहाँ पर किस में बदल गए? OH- में। मतलब यहाँ से क्या हुआ? एक H क्या हो गया? कम हो गया। जैसे यहाँ पर H2O 2 हाइड्रोजन थे, और जैसे इस तरफ आया तो इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या था? एक तरीके से हमने क्या कहा? जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल। तो इन्होंने क्या किया? एक H का त्याग किया। ठीक है, एक H का त्याग करके ये किस में कन्वर्ट हो गए? OH- में कन्वर्ट हो गए। इस वजह से यहाँ तो ये क्या था? अम्ल था, क्योंकि हमने बोला जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल होते हैं। मगर जैसे ही इन्होंने प्रोटॉन का त्याग कर दिया, त्याग करने के बाद ये किस में आ गए? OH- में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? क्षार में। इस चीज़ को समझना फ्रेंड्स, पहले तो ये क्या थे? अम्ल थे। ठीक है, और हमने बोला जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल होते हैं, तो इन्होंने प्रोटॉन का त्याग कर दिया। ठीक, जैसे त्याग करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए? OH- में। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गए? क्षार में। तो अब इसे हम क्या कहेंगे? संयुग्मी क्षार। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कि संयुग्मी क्षार किसे कहा जाता है? तो हम संयुग्मी क्षार किसे कहेंगे? कि जब अम्ल H+ आयन त्याग कर, मतलब प्रोटॉन त्याग कर OH- में या क्षार में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुग्मी क्षार। तो इसने तो क्या किया? प्रोटॉन का त्याग किया, तो ये तो अम्ल किस में कन्वर्ट हो गया? क्षार में। और यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? NH3 है, और यहाँ पर जैसे इधर आता है तो ये क्या हो गया? NH4। तो इसने क्या किया? प्रोटॉन ग्रहण किया। ठीक है, तो जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना फ्रेंड्स कि जिसने प्रोटॉन का त्याग किया वो तो अम्ल है, और जिसने प्रोटॉन ग्रहण किया वो क्या है? क्षार होते हैं। तो प्रोटॉन त्यागने वाले ये तो क्या बन जाएगा? संयुग्मी क्षार, और ये क्या बन जाएगा? संयुग्मी अम्ल, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो, यहाँ जल प्रोटॉन दाता है, मतलब H2O क्या है? यहाँ पर प्रोटॉन दाता। क्या करता है? ये प्रोटॉन का त्याग करता है। ठीक है, यह प्रोटॉन देकर संगत क्षार बनाता है,
और किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH माइनस में। तो ये प्रोटॉन देकर क्या बनाता है, संगत क्षार बनाता है, जिसे सहयुग्मी क्षार कहते हैं। ये अलग से पूछा जाता है सहयुग्मी क्षार क्या होते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना फ्रेंड्स आप, कि जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल होते हैं, मगर वो प्रोटॉन त्याग करने के बाद किस में बदल जाते हैं, संगत क्षार में। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, सहयुग्मी क्षार कहते हैं। ये थी ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार, जो प्रोटॉन त्यागते हैं वो अम्ल होते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब आ जाओ लुईस के अनुसार। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बनता है अपने कि लुईस के अनुसार अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए, या ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना फ्रेंड, यदि आपको पर्टिकुलर किसी के द्वारा नहीं पूछा जाए, जैसे लुईस के अनुसार, अर्नियस के अनुसार, या किसी अगर पर्टिकुलर किसी के द्वारा नहीं पूछी जाए तो आप डायरेक्ट एक की ही डेफिनेशन लिखोगे जो कि अर्नियस के अकॉर्डिंग है। आपसे पूछा, सिर्फ ये पूछे अम्ल किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। और यदि आपसे पूछा जाए कि लुईस के अनुसार बताइए, तो फिर हम पर्टिकुलर लुईस की बात करेंगे। अब जैसे लुईस संकल्पना, लुईस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो लुईस के अकॉर्डिंग किसके आधार पर चलेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना फ्रेंड्स, आप इस परिभाषा को ये भी बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, भाई जिनके पास कमी है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना कि वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर वे यौगिक जो क्या करते हैं, अपने एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन धनी है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। और ये इनके उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार अम्ल क्षार की 3 तरीके से हमने डेफिनेशन है, एक तो अर्नियस के अकॉर्डिंग, एक ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग, और एक है लुईस के अकॉर्डिंग। इन तीनों में फ्रेंड्स आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अर्नियस की जो है वो H+ OH के आधार पर है, ब्रोंस्टेड की प्रोटॉन के आधार पर है, और लुईस की जो है परिभाषा है वो किस आधार पर है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो इससे आपको तीनों को आप चाहे तो एक अलग से लिख लेना शॉर्ट में, ताकि आपको तीनों को ईजिली याद कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल के उपयोग, कि अम्ल के उपयोग कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 प्रकार के अम्ल, एक तो होते हैं खनिज अम्ल और एक होते हैं जैविक अम्ल एक तरीके से। तो खनिज अम्ल जो कि एक तरीके से हमें जो निर्जीव से या फिर खानों से प्राप्त की जाती है, निर्जीव चीज़ों से प्राप्त की जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी क्या है, खनिज अम्ल। इनके उपयोग हमसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मोस्टली अम्ल के उपयोग ज़रूर पूछे जाते हैं, और क्षार के उपयोग हम अलग से पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिक, तो क्षार वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अम्ल के बारे में। तो फ्रेंड्स अपना जो टॉपिक है, तो इनका उपयोग उद्योग धंधों में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं HCl अम्ल की। मोस्टली HCl अम्ल पूछ लिया जाता है कि HCl अम्ल का उपयोग क्या होता है फ्रेंड्स, उद्योग धंधों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में किया जाता है। जो बॉयलर वगैरह होते हैं तो उद्योग धंधे में इसका उपयोग किस में करते हैं, उसको अंदर से साफ करने में। HNO3 अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में तथा सोने चांदी के आभूषण को साफ करने में। और HNO3 का एक और ख़ास बात है कि इसको एक्वारेजिया के रूप में भी ये पूछा जाता है फ्रेंड्स मोस्ट है कि एक्वारेजिया क्या होता है। तो वहाँ पर हम बात करते हैं HNO3 और HCl अम्ल। HNO3 और HCl अम्ल दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक्वारेजिया। इसमें HNO3 का अनुपात 1 और HCl का अनुपात क्या होता है, 3 होता है। तो 1:3 में मिलाकर इनको बनाते हैं तो क्या बनता है, एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। और एक्वारेजिया को क्या होता है, अम्ल राज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम मोस्टली क्या करते हैं, कार, बैटरी व उद्योगों में किया जाता है। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे अपने, जैसे जैविक अम्ल जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं मोस्टली। तो जैसे एसिडिक पौधों द्वारा प्राप्त अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल। ठीक है,
इसके अलावा एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरके के रूप में खाद्य सामग्रियों के संरक्षण में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे अम्ल के उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक अपना पीएच है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।